अब अपन चलते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं और पता करते हैं कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर को हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना है। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन ईच ब्रांच केमिस्ट्री का ऑर्डर वाइज हम लोग देखेंगे और एकदम ऐसे सोचेंगे यस आई हैव टू डू इट। ओके, सो लेट्स डू इट देन। कौन कौन से ब्रांच वाइज देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, बाबा जी आइया आइया नहीं प्रॉब्लम होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल टेल यू द चैप्टर जो आपको करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। आपको जो चैप्टर करने हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक। यस यू हैव टू डू इट मैन। थर्मोडायनेमिक यूट्यूब पे जब मैं पहली बार लेक्चर्स डाल रहा था तो थर्मोडायनेमिक पहला चैप्टर था जिसको मैंने कंप्लीट किया था। उसके आज भी लेक्चर्स आप थर्मोडायनेमिक के नाम से सर्च करो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी अरविंद अरोड़ा, लिखना थर्मोडायनेमिक्स अरविंद अरोड़ा। सो ये पहला चैप्टर है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको करना है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। लेकिन इसके क्वेश्चन लोगों को बहुत हार्ड लगते हैं, बिल्कुल सही बात है, हार्ड लगते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको उतना आसान हो जाएगा। दूसरा चैप्टर, यस ऑफ कोर्स, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द चैप्टर जो आपको करना चाहिए बच्चों, नोट डाउन करते रहना। थर्मोडायनेमिक के बाद इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको वाकई में बहुत ज्यादा काम आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, बहुत अच्छे, दैट्स रियली कूल बच्चों। इक्विलिब्रियम के बाद है आपका 12th क्लास का। मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक जो आपका टॉपिक है बेसिकली वो किसका है, वो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। दिस इज फ्रॉम 11th, कई बच्चों को पता नहीं होता। थर्मोडायनेमिक 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, सबको समझ में आता है। और इसमें एक्चुअली यहां पर आपको बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ज्यादातर बच्चे ना, देखो आपकी नीट है, आपके लिए बायो में फायदा है कि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा डीप क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ना इसकी एक सरफेस नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर की, तो आपको होगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग आगे जाएं तो आपके पास सेकंड चैप्टर है इक्विलिब्रियम। ये भी आपका 11th क्लास का चैप्टर है। यस, ये आपका कौन सा चैप्टर है, 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें से आपको जो केमिकल इक्विलिब्रियम, दो टॉपिक होते हैं इसमें, सबको पता है, एक तो केमिकल और दूसरा कौन सा होता है, आयोनिक। जिसमें से जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। कई बच्चे अभी घबरा गए, बोले ज्यादा बोलने वाले, नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम से कम पूछे जाते हैं, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लिख लो, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। और उसमें भी आप अगर ली कैटले प्रिंसिपल कर लिए हो, ली कैटले प्रिंसिपल, सो ली कैटले प्रिंसिपल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं कहता हूं कि ये टॉपिक करके जाना, ली कैटले प्रिंसिपल लिखते जाओ, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको और आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सो ये हो गया। तीसरा टॉपिक है हमारे पास 12th स्टैंडर्ड से सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में आपको कहूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करके जाना, लिख लो। ये कौन सा है, ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है और इसमें से आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन बनेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन बनेंगे। सो आप लोग ध्यान रखना, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनेंगे। आशुतोष कह रहा है मैंने तो कर लिया, दैट्स रियली कूल, सारे तो करवा रखे हैं, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। उसके बाद आपका 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ये भी 12th क्लास का चैप्टर है, जिसमें हम लोग केमिकल की जो रिएक्शन की स्पीड है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आप लोग याद रखिएगा जो फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर की, वो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। यहां पर फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये चैप्टर भी एट द सेम टाइम फर्स्ट ऑर्डर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 4 ही टॉपिक थे जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको करने हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो लेट्स डू इट देन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तैयार हो आप लोग जानने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है? चलिए, तो मैं आपको पहला चैप्टर बताता हूं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि आपकी जो केमिकल नेमिंग केमिकल रिएक्शन ज्यादातर कौन से चैप्टर में है, तो वो इस चैप्टर में है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऐसा चैप्टर है जहां पर एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में नेमिंग केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को आप पूरा करके जाओ, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप लोग याद रखना, नेमिंग केमिकल रिएक्शन तो इसकी जरूर करके जाना, नोट डाउन कर लो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कईयों ने कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर। जब ना मैं स्लाइड देख रहा था तो आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ ये बंदर क्या कर रहा है। तो बंदर एक्चुअली ईथर को पी रहा है, पीने के बाद वो बेहोश हो गया है ना। सो ऐसा कुछ है, बट ये एक टॉपिक है आपके पास अल्कोहल फिनोल और ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 12th क्लास का है, अगेन 12th क्लास का है। तो 12th क्लास के टॉपिक है जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको करने हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर, इसमें से भी आपको फिनोल में नेमिंग केमिकल रिएक्शंस हैं, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं कहूं कि तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो पीछे चलते हैं। एक तो इस चैप्टर में कोई पूछे कि इसमें, जरा देखो नेक्स्ट पीछे वाले पे चलते हैं।
अगर कोई मुझसे इसे पूछे कि इन तीनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्वेश्चन आएंगे। और नेमिंग केमिकल रिएक्शन आपको यहां से देखने को मिलेंगी, जो नेमिंग केमिकल रिएक्शन है वो एल्डिहाइड से देखने को मिलती है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, अल्कोहल फिनोल, तो फिनोल इंपॉर्टेंट है, आप फिनोल को नोट डाउन कर लो, फिनोल में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फिनोल इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से करना है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं आगे, तीसरा चैप्टर कौन सा है, जीओसी, भाई उसको कैसे भूल सकते हो, 11th क्लास का टॉपिक है जो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करके जाना ही जाना है, और हमने जीओसी खत्म कर लिया बाय द वे, जिसने नहीं देखा है प्लीज आप जाके देखो, ओके। तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा गाइस हाइड्रोकार्बन, तो दो तो 11th के हैं, दो 12th के हैं। 11th के कौन से, हाइड्रोकार्बन, जीओसी, दो ही चैप्टर हैं, उनको इंक्लूड किया है। साथ में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये 4 टॉपिक है जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां टॉपिक यहां पर है हेलो एल्केन, हेलोरीन, जो कि मैं पहले आपसे कह चुका हूं कि ऑर्गेनिक से सवाल बहुत आते हैं। ऑर्गेनिक से एक बार सवाल 18 भी पूछे गए हैं जहां से कॉम्प्रोमाइज किया फिजिकल केमिस्ट्री को। और अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कॉम्प्रोमाइज होगी तो 12 और 18 का रेशो बनेगा, ध्यान रखना। तो मतलब 3 सवाल आपको बेसिकली यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखने हैं, आपको 12th के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करके जाने हैं, और 11th के 2 हैं जो आपको करके जाने एनी हाउ। चलो आते हैं हमारी फेवरेट, बायो की सबसे फेवरेट वाली होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अपन आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जानता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फेवरेट है, तो आप लोग इसमें नोट डाउन करोगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये आपको करके जाना है, ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसमें पूरा चैप्टर नहीं, आपको बेसिकली यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको सीएफटी करके जाना है। टॉपिक का नाम लिखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पूछी जाती है। सीएफटी पे क्वेश्चन मिलेगा आपको शॉर्ट और आपको यहां पर आइसोमरिज्म में मिलेगा। अब आइसोमरिज्म मेरा टॉपिक बाकी है, मानता हूं मैं आपको करवाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो पहला तो हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें सीएफटी पढ़ना है आपको, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और दूसरा आइसोमरिज्म पढ़ना है। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। केमिकल बॉन्डिंग में आप नोट डाउन कर लो, एक तो सब बच्चे हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट करके जाएंगे, स्ट्रक्चर को याद करके जाएंगे, ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, और एमओटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, आपका 11th क्लास का टॉपिक। आई थिंक मैंने पहले भी करा दिया, चैप्टर पूरा हो चुका है, और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज आप कर लो। इसमें आपको ज्यादातर सवाल एमओटी पे, हाइब्रिडेशन पे, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री पे मिलेंगे। अगला है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मुझसे पूछे कि कौन सा टॉपिक है, तो वो है पी ब्लॉक। अगर आप भाई साहब पी ब्लॉक नहीं किए हो ना, तो सच्ची बता रहा हूं, आपने कम से कम 8 से 12 नंबर छोड़ रहे हो। 8 से 12 नंबर 100% आपको पी ब्लॉक से क्वेश्चन मिलेगा। और एक्चुअली पी ब्लॉक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और मैं आपसे कहूंगा कि 8 से 12 नंबर अगर आपको बनाने हैं तो आप लोग सेकंड पार्ट पे जाओ, और सेकंड पार्ट में आपको ना 16, 17 और 18 ग्रुप को बहुत अच्छे से करना है। 16, 17, 18 ग्रुप को, उसमें से क्वेश्चन आपको 100% 8 नंबर के मिलेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को पी ब्लॉक बड़े ध्यान से करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनली डीएनए ब्लॉक, इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है इसमें से। तो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो, सरफेशियल वे से कर लेते हो, तो आपका ना वाकई में यहां पर 4 नंबर पक्के हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें से, तो प्लीज आप इस चैप्टर को करना मत भूलिएगा। एंड फाइनली रेडॉक्स रिएक्शंस, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है। रेडॉक्स एक बेसिक टॉपिक है जो 11th क्लास का, जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली ये करने से आपको आपकी केमिस्ट्री की जो बेसिक होगी वो भी क्लियर होगी। तो इस चैप्टर को तो बैठ के अभी करो, 11th क्लास के टॉपिक को तो पहले करना चाहिए। सबको समझ में आया? सो फाइनली गाइस, हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो वाकई में आपको एम्फेसाइज करने हैं। चैप्टर होने को तो साले 35 हैं। कितने हैं? बहुत सारे, 35 हैं, 35। हमें 35 नहीं करने। पहले आप इन चैप्टर्स पे फोकस करोगे, इनको पहले खत्म करोगे, उसके बाद आपको सोचना है कि मुझे किस पे जाना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। थ्योरी इनकी करो, इनके क्वेश्चंस करो, अच्छे से कर लो। मैं कहता हूं अगर आपने यहां पर ये कर लिया, डेफिनेटली आपके 140+ मार्क्स आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की कमिटमेंट। अगर आप लोग कमिटेड होना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 5 महीने में आप नीट में टॉप 100 में रैंक बना सकते हो। पर सवाल यह है कि क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? मेरा सवाल है, जवाब आप लोग दोगे, क्या आपको अपने आप पे विश्वास है?
डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? और याद रखना, जिसको अपने आप पे विश्वास होता है, पूरी यूनिवर्स उसको वो चीज दिलाने में मदद करती है। पूरी यूनिवर्स, पूरी प्रकृति वो चीज दिलाने में मदद करती है। पर सवाल यह कि आपको अपने आप पे विश्वास है कि नहीं है। जिसको लगता है कि मुझे अपने आप पे विश्वास है और जो पब्लिकली कहेगा, अब आप एक और बात बताता हूं आपको, मैं एक और बात बताता हूं, एक आपको इंसिडेंट सुनाता हूं, पता नहीं आपने इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल पे सुना है कि नहीं सुना। एक बार क्या हुआ कि ब्रेड हॉक ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। तो ब्रेड हॉक पहली बार बोल्ड किया था, ब्रेड हॉक बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच चल रहा था, उसमें ब्रेड हॉक एक चाइना मैन है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन पहली बार उसने सचिन को बोल्ड किया तो बहुत खुश हो गया। बहुत खुश होने के बाद सचिन के पास जाता है, बोलता है कि सर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैंने आपको बोल्ड किया है, आप प्लीज इस बॉल पे साइन करके दो, ऑटोग्राफ दो सर, इसी बॉल से मैंने आपको बोल्ड किया है। सचिन तेंदुलकर ने पोलाइटली उस पर साइन किया और बोलता है आज के बाद ये दिन तुझे नहीं देखने को मिलेगा, आज के बाद ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मतलब आज के बाद तू कभी मुझे बोल्ड नहीं कर पाएगा। अब सचिन ने बोल तो दिया, पब्लिकली बोला उसके सामने कि तू आज के बाद कभी बोल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन आप सोचो कि जब पब्लिकली बोलते हो फटेगी आपकी कि मैंने बोल तो दिया, अब निभाना भी पड़ेगा। भाई साहब, निभाने के लिए क्या सचिन उसके बाद पार्टी कर रहा होगा? नहीं, ग्राउंड पे जाता होगा, हॉक को देखता होगा, कैसे बॉल करता है उसको समझता होगा, और उसके बाद अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढता होगा। उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगातार 35 बार हॉक और सचिन तेंदुलकर आमने सामने थे, लेकिन हॉक कभी भी सचिन को बोल्ड नहीं कर पाया उसके बाद। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप पब्लिकली कोई कमिटमेंट करते हो ना, तो वो आप पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लव यू गाइस। और याद रखना, जो वाकई में कमिटेड है वो पक्का अपना सिलेक्शन करवाएगा।